हमारे यूपी से क्या होता है, फार्मर्स यहाँ पे सॉइल सैंपल लाते हैं क्योंकि उनका समुचित उनको लाभ नहीं मिल पाता है, तो टेस्टिंग कराना बहुत जरूरी है। दो ही तरीके होते हैं कि मिट्टी में तत्व की कमी पहचानने के लिए, या तो प्लांट के सिम्टम को देख करके या तो सॉइल टेस्टिंग करा करके। तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि सॉइल टेस्टिंग कराएं। नमस्कार किसान भाइयों, मैं अमन गुप्ता सुल्तानपुर से फार्मर द जर्नलिस्ट के प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज हम आपको डॉक्टर GN गुप्ता, जो कि गन्ना अनुसंधान संस्थान केंद्र जो कि शाहजहांपुर में स्थित है, वहाँ के एक वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक हैं और ये सॉइल साइंस डिपार्टमेंट जो है वहाँ के हेड हैं। उनके द्वारा आज हम आपको बताएंगे और उनकी बातों से आपको लगेगा कि पौधों में किस प्रकार के न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं और ग्रोथ के लिए, पौधों की उचित वृद्धि और विकास के लिए कैसी सॉइल चाहिए होती है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरी जानकारी देंगे। देखिए, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बायोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है, चाहे ह्यूमन बीइंग है, एनिमल्स है या प्लांट है, सबके लिए जो हम पोषण की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है? यस सर। उसके लिए क्या होता है, पोषण में ज्यादातर हम लोग यही सोचते हैं कि प्रोटीन, एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ये सब होती है। उसकी जो बेसिक जो तत्व होते हैं वो क्या होते हैं? मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये सब हैं बेसिक तत्व। जैसे आपने सुना होगा ना, जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, जो इसेंशियल होते हैं उनको हम कहते हैं इसेंशियल एलिमेंट। जैसे क्या क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जो कि हमें एनवायरमेंट से मिलता है। नाइट्रोजन है, हाँ, ये एनवायरमेंट से मिल जाता है। लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ठीक है, ये मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं। और उसके अलावा सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स में आता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ठीक है। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी हमें बहुत अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है, स्मॉल अमाउंट में, जो कि हमारी बॉडी, जो भी लिविंग सिस्टम ऑर्गेनिज्म अपने आप खुद उसको नहीं कर पाता, तो हमें अलग से देना पड़ता है। उसको कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि कॉपर, निकल वगैरह तुम्हारे हैवी मेटल्स है, ठीक है, निकल, कैडमियम वगैरह जो इसेंशियल है। आप लोग मेरी बात सुनिए, फिर जो मैं पूछूंगा बोलिएगा। पहले सुन लें डॉक्टर साहब। जिंक, मैग्नीज, कॉपर, बोरान, ठीक है, ये सिलिकॉन, मॉलिब्डेनम, ये सब जरूरी होते हैं। ये कहीं न कहीं हमारे इम्यूनिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अभी क्या होता है, कोई डिफिशियंसी होती है, चाहे प्लांट में होते हैं, ह्यूमन में होती है, आयरन की डिफिशियंसी कहते हैं ना, तो हमारे यहाँ होता है, तो हमारा बॉडी सफेद पड़ने लगता है। आयरन, हमारा जो ब्लड है उसमें आयरन मेन कंस्टिट्यूएंट होता है, ठीक है। तो ऐसे ही प्लांट में भी ये चीज होता है। प्लांट में क्या होता है कि आयरन की कमी हो जाती है, तो उसमें देखेंगे सफेद पत्ती पड़ने लगती है, मतलब क्लोरोसिस हो जाता है। ये कोई भी न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी तो पत्ती पीली पड़ती है अल्टीमेटली। कई से जो तत्व होते हैं उनके अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। किसी में भूरे धब्बे आते हैं, किसी में लाल धारी आती है, किसी में क्या होता है सफेद के साथ साथ पीली धारी पड़ने लगती है। तो ये सब सिम्टम्स होते हैं। तो इन सब की पूर्ति कहाँ से होती है? अगर हम प्लांट की बात करें तो सॉइल से होती है, और हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, इसके लिए फूड सप्लीमेंट से हमें उसको मिलता है। तो एग्रीकल्चर की अगर हम बात करते हैं तो प्लांट में आते हैं। प्लांट के लिए जो भी न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है हम सॉइल के थ्रू ही देते हैं। अब सॉइल में क्या है, जो भी हम आजकल जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स ले रहे हैं या हाई यील्डिंग, हाई क्वालिटी की वैरायटीज यूज कर रहे हैं, तो उनमें क्या है कि न्यूट्रिएंट्स को अपटेक करने की क्षमता ज्यादा होती है। जैसे मान लीजिए कि कोई पहलवान है या कोई धावक है, उसकी अगर हम उसकी कैपेसिटी है 8 रोटी खाने की, हम उसको 2 ही रोटी देंगे तो शायद उतनी कैपेबिलिटी उसके अंदर नहीं डेवलप हो पाएगी या अपना 100% नहीं दे पाएगा। इसलिए उसका अपटेक भी ज्यादा होगा। देखे होंगे पहलवान वगैरह बहुत ज्यादा मतलब प्रोटीन हैवी डाइट लेते हैं। तो इसी तरह से हमारा जो वैरायटी वगैरह आ गया ना, वैराइटल होता है कि उसमें ज्यादा अपटेक होता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि दोहन करते जा रहे हैं, लेकिन अपने भूमि में हम स्वास्थ्य जो उसका मेंटेन नहीं कर पा रहे, ठीक है। जैसे सबसे पहले क्या, ऑर्गेनिक कार्बन। ऑर्गेनिक कार्बन जो होता है ऑर्गेनिक तत्वों की पूर्ति करता है और पीएच भी मेंटेन करता है, उसमें सॉइल में पोरोसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये सब बरकरार रखता है। उसके अलावा जो मुख्य पोषक तत्व हैं जो आप बात कर रहे थे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, यही हम केवल जो किसान हैं या जो भी फार्मर है वो वही देते हैं। यूरिया, डीएपी और पोटास, इससे एनपीके की केवल पूर्ति होती है।
लेकिन कभी माइक्रो न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट नहीं देते हैं या ऑर्गेनिक तत्व की मात्रा के बारे में सोचते ही नहीं है। आज क्या है, पौधे में जो अच्छे डेवलपमेंट के लिए जो मिट्टी के स्वास्थ्य अगर अच्छा होना चाहिए उसके लिए 0.5% कार्बन से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन जो यूपी का सॉइल है देखा गया टेस्ट करने के बाद, वो मतलब 1.5 से लेकर 3.5 तक हो गया है। तो ये क्या है कि हम मृदा का स्वास्थ्य डे बाय डे में डिक्रीज करता जा रहा है। इसीलिए ये जो सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी है पूरे यूपी से क्या होता है, फार्मर्स यहाँ पे सॉइल सैंपल लाते हैं क्योंकि उनका समुचित उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो टेस्टिंग कराना बहुत जरूरी है। दो ही तरीके होते हैं कि मिट्टी में तत्व की कमी पहचानने के लिए, या तो प्लांट के सिम्टम को देख करके या तो सॉइल टेस्टिंग करा करके। तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि सॉइल टेस्टिंग करा लें। सॉइल टेस्टिंग कराने के लिए क्या करते हैं कि कम से कम 9-10 इंच गहरी मिट्टी का सैंपल ले आते हैं, वी आकार का गड्ढा बनाते हैं। क्या करते हैं, हम डायरेक्ट ऐसे नहीं लेते हैं, टॉप सॉइल ले लेते हैं। वी आकार का गड्ढा बना करके एक साइड से 9 इंच गहरी तक कम से कम 1 इंच मोटी परत ले लेते हैं। इसका क्या है, कम से कम 9-10 इंच का जो हमारा सॉइल का उसमें न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी है वो पता चल जाती है। ज्यादातर किसान क्या होते हैं कि 3-4 इंच ही कल्टीवेटर से वो जुताई करते रहते हैं। तो ये जो सैंपल ले आते हैं उसमें हम टेस्ट किया जाता है कि पीएच क्या है, ईसी क्या है। ईसी मतलब सॉल्युबल आयन कंसंट्रेशन उसमें कितना है, जो भी तत्व के। और तीसरा चीज क्या होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मुख्य पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। तो जो पीएच तो ऑलरेडी हम पीएच मीटर से कर लेते हैं, ईसी मीटर से हम ईसी देख लेते हैं। लेकिन जो एनपीके के लिए एक प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, या तो सीएचएन एक होता है कि हम उससे सीएचएन इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे हम देख लेते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन की मात्रा निकल जाती है। नहीं तो हम बेसिक टेक्निक यूज करते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर टेक्निक। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जिससे हम कोई भी मान लीजिए कि तत्व है उसको सबस्ट्रेट डालते हैं तो रिएक्ट होकर एक प्रोडक्ट बनाता है। प्रोडक्ट अपना एक कलर देता है, ठीक है। जैसे अब आप लोग एक्सपेरिमेंट किए नहीं तो मैं कैसे बताऊं, कोई भी चीज होता है ना, हाँ इंडिकेटर एक तरह से सबस्ट्रेट जो होता है वो रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट फॉर्म करता है। अब प्रोडक्ट कोई न कोई कलर देता है, जो भी सबस्ट्रेट जैसा होगा, कोई नीला, पीला या जो भी हरा कलर देगा, उसी कलर को, अभी कोई लड़का पीछे बता रहा था वेवलेंथ, ठीक है, हर कलर की अपनी एक एब्जॉर्ब, कलर को मतलब लाइट एब्जॉर्ब करने की अपनी एक कैपेबिलिटी होती है, लाइट एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी। उसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है ना, उसी पे हम उसको रीड करते हैं, रीडिंग लेते हैं। और वो किससे लेते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से। आपने देखा होगा ना, जैसे सुना होगा कि ब्लैक कलर का ज्यादा एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है, व्हाइट की सबसे कम होती है। ओपेक क्या कुछ होता है नहीं, ट्रांसपेरेंट लाइट आर पार हो जाती है। तो इसी प्रिंसिपल पे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर काम करता है। जिस कलर का जितना, जिस प्रोडक्ट का जो कलर होगा उसकी मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी कितनी है, वो होती है वेवलेंथ, एक यूनिट होता है, लैम्डा होती है। उसी पे हम उतने वेवलेंथ पे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से उसकी रीडिंग लेते हैं। या फिर टाइटेशन एक मेथड होता है। टाइटेशन क्या होता है, जैसे ये ब्यूरेट है, हम कोई भी प्रोडक्ट में उसमें करके रिएक्शन कराया और फिर इसमें क्या करते हैं, वो सबस्ट्रेट ले लेते हैं, सबस्ट्रेट को हम डालते जाते हैं, जहां उसका एंड पॉइंट आएगा, जैसे वो कलर देगा ना, वो हम पॉइंट नोट कर लेंगे कि इतने ml को सैचुरेट करने के लिए इतने हमें सबस्ट्रेट की आवश्यकता होगी, वो हमारी रीडिंग हो जाती है। तो वो फार्मूले में रख करके हम स्टैंडर्ड के बिहार पे कैलकुलेट कर लेते हैं कि तत्व की मात्रा कितनी है। ऐसे ही सूक्ष्म पोषक तत्व की बात करते हैं, वो थोड़ा सेंसिटिव होता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, कैथोड लेंस से रीड करते हैं। वो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, EAS शॉर्टकट में बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि फ्लेम होता है, इसमें जो होता है हम जो गैस यूज करते हैं, गैस से जैसे आप घर में गैस बर्नर यूज करते हैं ना, इसी तरह इसमें एसिटिलीन गैस यूज होता है। उससे क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, एसिटिलीन, कई तरह के गैस होते हैं जो भी तत्व के बर्न करने के लिए आवश्यकता होती है, वो हम गैस यूज करते हैं। उस गैस से हम फ्लेम ऑन करते हैं। फ्लेम में जैसे हम कोई चीज बर्न करते हैं, जैसे आप पेपर जलाते हो तो क्या होता है, थोड़ा सा कलर चेंज होता है फ्लेम का। कोई प्लास्टिक जलाते हो तो अलग कलर आता है, कोई आप केमिकल जलाते हो तो उसका कलर लगा रहा है। इसी प्रिंसिपल पे वो काम करता है। फ्लेम होता है और लाइट पास करते हैं कैथोड लैंप से।
तो जैसे तत्व जाता है, तत्व बर्न होता है तो फ्लेम का कलर चेंज होता है। तो कलर चेंज होगा तो उसमें जो बीम लाइट की जाती है वो डिटेक्टर रीड कर लेता है जितना एब्जॉर्ब हुआ, उसी प्रिंसिपल पे ये काम करता है। तो हम सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे कि जिंक, मैग्नीज, कॉपर और आयरन, ये एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर से रीड कर लेते हैं, ठीक है। और बोरान भी रीड कर सकते हैं, उसके लिए हीलियम गैस की आवश्यकता होती है, सिलिकॉन के लिए भी कर सकते हैं, अलग अलग गैसेज, अलग तत्व, क्योंकि वो उसी मतलब इंटेंसिटी पे जो गैस होता है, देखिए अलग अलग गैस यूज होते हैं ना, अलग अलग चीज बर्न करने के लिए, तो वैसे वैसे गैस यूज होता है, वैसे वैसे कैथोड लैंप यूज होते हैं उसमें। तो इस प्रिंसिपल पे हम तत्व की मात्रा ज्ञात कर लेते हैं। उसकी बिहाफ पे किसी तत्व की मात्रा कितनी है मिट्टी में और कितनी हमें आवश्यकता होनी चाहिए, होता है ना, जब हम ब्लड टेस्ट कराते हैं तो डॉक्टर क्या कहते हैं कि ये रेंज है आपका, आयरन का इतना होना चाहिए, प्रोटीन का होना, लिपिड का इतना होना चाहिए। तो उससे अगर कम है तो हम कहते हैं कि मिट्टी में इस तत्व की मात्रा क्षीण है, तो आपको इस फसल के लिए इतना फर्टिलाइजर देने की आवश्यकता है, और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है उसमें इतना देना पड़ता है। इसी पे हम क्या करते हैं, सॉइल हेल्थ कार्ड उनको देते हैं। मान लीजिए उसका गन्ना प्रमुख फसल है, गन्ने में थोड़ा फर्टिलाइजर की अधिक आवश्यकता होती है, गेहूं में थोड़ा कम होती है, लाही में कम होती है, इस बिहाफ पे हम उनको रिकमेंडेशन देते हैं, ठीक है। यही हमारा इस लेबोरेटरी का काम है। बाकी इसके अलावा जो अनुभागी जो हम लोग डिपार्टमेंटल रिसर्च चलते हैं, रिसर्च में जैसे कि हम तरह तरह के पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं या अलग अलग फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, तो उसका कितना अपटेक होता है। भाई सॉइल में जितने हमने तत्व दिया तो प्लांट अपटेक भी तो करेगा, तो कितना अपटेक हुआ उसका वो भी हम ज्ञात कर लेते हैं। प्लांट का सैंपल लाते हैं, प्लांट का क्या करते हैं, उसको ड्राई करते हैं, ड्राई करके पाउडर बनाते हैं, फिर उसका डाइजेशन करते हैं, फिर उसे कभी कभी तो क्या होता है बर्न करके रात में हम देखते हैं तत्व की मात्रा क्या है। किसी किसी तत्व का क्या होता है डाइजेशन करते हैं, हाँ डाइजेशन करके उसका हम फिर AAS से रीडिंग ले लेते हैं कि इसमें कितना तत्व अपटेक हुआ है, तो मिट्टी में इनिशियली कितना था, प्लांट में कितना गया, ये रिसर्च होता है। इसी तरह से हम जैसे कि कितना डोज, लीथल डोज भी पता करते हैं कि किस फर्टिलाइजर कितना फर्टिलाइजर का कितना दें तो कितना ईल्ड होना होगा, या इसके बदले हम क्या दें, ये सारा रिसर्च का एक मैटर होता है। तो जो हम जैसा प्लान करते हैं, जैसे नहीं होता है कि कोई वेस्ट मटेरियल है, इसमें कितना तत्व मौजूद है, इससे कितना प्लांट अपटेक कर रहा है, जैसे FIM की बात करते हैं, फार्म यार्ड मैन्योर, गोबर की खाद, या गन्ने की चीनी में से निकली हुई फ्रेश मड है, मैली है, या फिर प्लांट अवशेष है, या वर्मी कंपोस्ट है, इन सब से भी तो हमें ऑर्गेनिक कार्बन को इम्प्रूव करते हैं, प्लस उसमें तत्व भी मौजूद होते हैं। तो ये डाल के हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं कि प्लांट कितना अपटेक कर रहा है, उसका कितनी जरूरत है, हम फर्टिलाइजर कितना बचा सकते हैं, ये सारा रिसर्च यहाँ पे होता है, ठीक है। तो किसान भाई, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि आपको डॉक्टर GN गुप्ता जो कि शाहजहांपुर, नमस्कार किसान भाइयों, मैं अमन गुप्ता सुल्तानपुर से फार्मर द जर्नलिस्ट के प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज हम आपको डॉक्टर GN गुप्ता के द्वारा सॉइल सैंपलिंग कैसे लेते हैं, सॉइल पोरोसिटी क्या होता है, सॉइल डेंसिटी क्या होता है, आज इसी के बारे में डॉक्टर GN गुप्ता के द्वारा बताएंगे। डॉक्टर GN गुप्ता जो कि एक कृषि वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं और शाहजहांपुर में इस समय कार्यरत हैं। इनके द्वारा हम यह पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। तो कोई भी हम प्लांट ग्रो करते हैं, उसका रूट सिस्टम क्या होता है, एक होता है ना अपस्थानिक जड़ होता है, एक दूसरा जड़ होता है, तो कितना जाता है। हम जितना कल्टीवेशन जो फार्मिंग करते हैं वो 9 इंच 10 इंच तक से ज्यादा नहीं कर पाते। तो हमें यहाँ जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट को किससे अवेलेबल होते हैं, जाइलम फ्लोएम, दो होते हैं ना, जाइलम से पानी जाता है, फ्लोएम से न्यूट्रिएंट जाता है। तो ये क्या होता है, जड़ों से ही श्वसन भी होता है, जड़ों से ही न्यूट्रिएंट जाता है प्लांट को। तो हमें बहुत ज्यादा डेप्थ में सैंपल लेने की जरूरत नहीं होती है, इसमें हमारा न्यूट्रिशन अवेलेबल होना चाहिए। तो कोर सैंपलर से ले सकते हैं जो सही तरीका होता है, नहीं तो अब जैसे बताया कि 9 इंच आप किसी भी
फावड़े, कस्सी या खुरपे से ले सकते हैं सैंपल। हाँ डॉक्टर साहब और डिटेल्स अलग अलग बता तरीका होता है, दीजिए। क्योंकि साइंटिफिक मेथड तो बहुत होते हैं, ये तो व्यवहारिक तरीका हमने बनाया। साइंटिफिक तो कोर सैंपलर से ही हम ले सकते हैं। जो आप लोग एक्सपेरिमेंट कराए, ये एक एक्सपेरिमेंट का पार्ट है। आप लोगों का सॉइल आप लोग पढ़ते होंगे तो उसमें कराया जाना चाहिए, कैसे आपको डेंसिटी बल्क डेंसिटी निकाल ली जाती है, कैसे सॉइल की पोरोसिटी निकालनी होती है, पोर्स क्या होते हैं, मिट्टी के टाइप ऑफ सॉइल क्या होते हैं, जो रेड सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, सैंडी सॉइल है, और चिकनी मिट्टी होती है, सैंडी लोन सॉइल होता है, बहुत सारे रॉक सॉइल होते हैं। ये भी आपका ये एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट है, आप लोग पढ़े होंगे। हाँ, और ये इसीलिए हमने पूछा ना, अब सबसे पहले प्रैक्टिकल आपने किया है कि नहीं किया है। तो ठीक है, प्रैक्टिकल नहीं किया है तो आप फोर्स करिएगा अपने यूनिवर्सिटी में या कभी जब भी मौका मिले कि प्रैक्टिकल हमें कराया जाए इस तरह का, कि हम बल्क डेंसिटी कैसे निकालें सर। ठीक है, कैसे सैंपल लें, कैसे बल्क डेंसिटी निकालें, कैसे हम पोरोसिटी निकालें, ठीक है, पार्टिकल डेंसिटी कैसे निकालें। तरीका देखिए बहुत आसान होता है। अगर मैं एक प्रैक्टिकल, चलिए वैसे तो बहुत टाइम लगेगा समझाने में, मान लिया आपको पार्टिकल डेंसिटी निकालनी है, कैसे निकालेंगे? मिट्टी है, मिट्टी मतलब दो जो अणु होंगे उनके बीच का जो पोर्स होगा वही ना पोरोसिटी होती है, उसी में हमारी पानी एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है। सिंपल सा तरीका है कि आप मिट्टी लीजिए, मिट्टी को वेट कर लीजिए, और जितना में आपने मिट्टी लिया है वो वॉल्यूम उसका नोट कर लीजिए। तो जितना वेट हुआ और वॉल्यूम से डिवाइड करिए, उसकी बल्क डेंसिटी हो गई। ठीक है, और उसकी पोरोसिटी निकालनी है तो आपने क्या है, मिट्टी को ड्राई कर लिया। वॉल्यूम तो आपको पता ही है, नहीं पता है कोई बात नहीं। आपने कोई वेसल लिया, मतलब बर्तन ले लिया शीशे का, उसको खाली वेट कर लिया, फिर आपने उसमें सूखी मिट्टी डाल दी, फिर दोनों का वेट ले लिया, तो आप पॉट का माइनस करेंगे तो मिट्टी का वेट निकल जाएगा। ठीक, उसमें आपने पानी भर दिया, ठीक है, फुल वॉल्यूम, फिर उसका वेट ले लिया, तो मिट्टी जितनी होगी उतना पानी एब्जॉर्ब करने की क्षमता वो एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक, आप क्या करिए, आप सब इसको हटा दीजिए, फिर जो उसी वेसल में पूरा पानी भर के फिर उसको वेट कर लीजिए। आपके पास चार वो आ गया, डेटा आ गया। जो मिट्टी के साथ आपने वेट किया है, अगर वेसल का वेट घटा दिया तो मिट्टी का वजन आ गया, ठीक, ड्राई वेट हो गया वो। अब मिट्टी का आयतन कैसे निकालेंगे? उसमें क्या करेंगे, जो पूरा पानी भरा था उसमें से वेसल का वेट घटेंगे तो उसका वेट निकल गया। पानी का आप जानेंगे डेंसिटी लगभग एक ही होता है, डेंसिटी पानी दूध का एक ही होता है, जितना वेट होता है वॉल्यूम भी होता है, तो उतना हो गया। अब उसमें क्या करेंगे कि जो इन दोनों का वेट लिया था आपने, मिट्टी और इसका, वो माइनस कर लेंगे। तो इसमें क्या, जितना मिट्टी उसमें पड़ी है पानी सहित उसका, आप लोग उसमें देखिएगा, क्या नाम है, यूट्यूब पे दिखा देगा, बहुत अच्छे तरीके से दिखाता है, तो उसका आयतन निकल जाएगा। तो जितना उसका आयतन है वो सूखी मिट्टी का जो वजन था वो उससे उसको डिवाइड करेंगे तो उसमें पोरोसिटी निकल जाएगी। ठीक है, समझ गए? एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ये आप घर बैठे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। सॉइल का बहुत आसान है, कुछ भी इसमें नहीं है। तो आप समझ जाइए कि इतने सूखी मिट्टी का वजन था और इसमें इतना इसका आयतन हुआ, तो इसकी जो है पार्टिकल डेंसिटी कितनी हो गई और इसमें पानी कितना एब्जॉर्ब हुआ, आयतन में से उसको माइनस कर लेंगे तो इसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हो गई। वो सिंपल सा तरीका। गन्ना अनुसंधान संस्थान के सॉइल साइंस के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक हैं। इनके द्वारा यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो और यदि आपको ऐसी वीडियो देखनी है तो फार्मर द जर्नलिस्ट चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद किसान भाई।